देखिए, आदमी कितना भी रुपए पैसे कमा ले, घर बना ले, कितनी भी जायदाद इकट्ठा कर ले, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हम हर चीज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, घर में भरे जाने वाले पानी से लेकर के अनाज तक, कमाए वाले रुपए पैसे से लेकर के जेवरात तक, सोने चांदी तक, हर चीज़ हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर में शामिल है कि हम क्या चाहते हैं, सब चीज़ हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जोड़ते रहते हैं, उसको जमा करते रहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टोरेज। जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई, आप ऐसा तो नहीं करते, या आपके घर में, किसी के भी घर में ऐसा तो नहीं होता कि जब भूख लगी हो तब हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, चावल लेने, दाल लेने, किराने का सामान लेने, ग्रॉसरीज वगैरह। ऐसा होता है क्या कि जितने समय भूख लगेगी दुकान जाएंगे, सामान परचेस करके लाएंगे, खाना पकाएंगे, फिर ख़त्म, फिर अगली बार भूख लगेगी फिर ख़रीद के ले आएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। यूजुअली हम क्या करते हैं, महीने भर का राशन हम पहले से जमा करके रखते हैं ताकि वो महीने भर चल सके। जैसे महीना ख़त्म होता है फिर से एक महीने का राशन स्टोर में रख देते हैं, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हमको पानी अगर चाहिए होता है तो जब प्यास लगती है तब हम नल के पास जाके मुंह खोल देते हैं और पानी पी लेते हैं। ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं। पता नहीं हमको कब प्यास लगेगी, हमारी प्यास का टाइम कब है। ठीक है, अलग अलग समय, आधी रात को 2 बजे अगर प्यास लगी तो फिर उस समय तो नल नहीं आता ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट का टाइम अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो पानी को भी हम स्टोर करके रखते हैं, जब प्यास लगेगी अपने स्टोर से निकालेंगे, पी लेंगे, प्यास बुझ जाएगी। इसी तरह से अनाज को हम स्टोर करके रखते हैं, रुपए पैसे स्टोर करके रखते हैं, सोने चांदी स्टोर करके रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी हम अपने स्टोरेज से निकालेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। क्यों स्टोर करता है आदमी सारी चीज़ें? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट का टाइम अलग अलग होता है सब चीज़ के लिए। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? अब सुबह मैं नहा के आऊँगा तो तेल लगाऊंगा बालों में, है ना, मेरे तेल लगाने का टाइम सुबह है बाल में। समझ रहे हैं कि नहीं? वो मेरी रिक्वायरमेंट का टाइम है, इसलिए मैं तेल को एक बॉटल में स्टोर करके रखता हूँ। जब मुझे समय, मेरा समय रहेगा बालों में तेल लगाने का, उस समय वो तेल को निकालूंगा स्टोर से और लगा लूँगा, फिर वापस रख दूंगा स्टोरेज में। बात समझ रहे हैं? यानी हमारी रिक्वायरमेंट का टाइम क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसीलिए हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े वो चीज़ हमको मिलनी चाहिए उस समय, और जितना ज़रूरत पड़े उतना मिलना चाहिए, इसलिए हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। समझ रहे हैं? तो स्टोरेज के अंदर 2 चीज़ होनी चाहिए, एक ये कि जब ज़रूरत पड़े आपको तुरंत वो अवेलेबल हो जाए, तुरंत, और दूसरा जितना ज़रूरत पड़े उतनी क्वांटिटी में वो आपको मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? पता चले आपके स्टोरेज में 1 पाव चावल है और आप आधा किलो चावल खाते हैं, तो फिर क्या होगा? जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो स्टोरेज के पास 2 ब्यूटी होनी चाहिए। नंबर 1, जिस समय हम डिमांड करें उस समय वो क्विक हमको रिस्पॉन्ड दे, क्विक हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाए, जो भी चीज़ हमको चाहिए वो प्रोवाइड करवाए। दूसरा, जितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करवाए। आया यहाँ तक बात समझ या नहीं आया? ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम हर चीज़ को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं। और सो फार अभी तक सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करते आ रहे हैं। आप सब जान रहे हैं ये रीति रिवाज ज़मानों से चला आ रहा है। जब से दुनिया बनी है तभी से लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे, पानी इकट्ठा करके रखते थे, स्टोर करके, सारी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख पा रहे थे। समझे? सारी चीज़ें हम स्टोर कर लेते थे, सबका स्टोरेज हमने बना रखा था, लेकिन एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। कोई टेक्निक नहीं थी हमारे पास एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको क्रिएट नहीं कर सकते हम कि कहीं पे क्रिएट करके रख लें। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व होती है दुनिया की। जितनी भी एनर्जी नेचर ने बनाई है, इस नेचर में जो भी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है वो कैसा रहता है, कंजर्व। ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ कहीं कि जहाँ ज़रूरत पड़े एनर्जी को क्रिएट कर लिए, यूज कर लिए, काम खत्म हो गया हमारा। नहीं, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, न एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खाली ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बदलते रहते हैं उसके रूप को। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नेचर ने हमारे लिए जगह जगह एनर्जी के पैकेट बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? एनर्जी के पैकेट, यानी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी को जगह जगह स्टोर करके रखा है हमारे लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी किसी एक पैकेट को फाड़ेंगे, एक टाइप की एनर्जी को निकालेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे अपने फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में हमको चाहिए होगा। जैसे एनर्जी के बहुत सारे पैकेट नेचर ने बनाए हैं। कौन कौन से पैकेट? जैसे लाइट एनर्जी हो गया, ये एक एनर्जी का एक रूप है,
पैकेट है। हीट एनर्जी हो गया, ये भी एनर्जी का एक पैकेट है। साउंड एनर्जी हो गया, ये एनर्जी का एक पैकेट है। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ये भी एनर्जी का एक पैकेट है। तो अलग अलग रूप में हमको एनर्जी मिलती है, नेचर ने इसकी व्यवस्था पहले से करके रखी है। तो हमको एनर्जी को क्रिएट नहीं करना पड़ता, डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो नेचर ने ये व्यवस्था किया हुआ है कि अपने ही अंदर, नेचर के अंदर वो हमारे लिए स्टोर अवेलेबल करवा के रखी है एनर्जी का पैकेट के रूप में। हमको जब जरूरत पड़ती है किसी स्टोर से हम एक टाइप की एनर्जी लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। एनर्जी के कन्वर्जन के टाइम हमारा वर्क हो जाता है जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है। अपने इंस्ट्रूमेंट लगा के, अपने डिवाइस लगा के ड्यूरिंग द कन्वर्जन हमारा वर्क हो जाता है, हो गया, हमारा काम हो गया, एनर्जी कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये तरीका है। लेकिन हम अभी तक एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। वर्क तो कर ले रहे थे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल के, लेकिन किसी बर्तन में, किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी डिवाइस में एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिर हमने एक टेक्निक निकाली कि जब सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को भी स्टोर कर सकते होंगे। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर है जिस भी फॉर्म में आपके पास एनर्जी है उसी को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल था। एक बर्तन लीजिए, एक मेटल लीजिए, कंडक्टर, और उसमें चार्ज को भरिए। ये हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है, इसलिए हम क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। एक बर्तन लीजिए, मेटल का बना हुआ कंडक्टर, उसमें चार्ज लीजिए, भर दीजिए, फिर लीजिए, भर दीजिए, फिर लीजिए, भर दीजिए। चार्ज को भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। जैसे जैसे उस बर्तन में चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब आप एक तीसरे चार्ज को भरेंगे उसके अंदर, बार बार लाएंगे चार्ज को, तो ये सब मिलके उसको रिपल करेंगे। तो उसके रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और आप वर्क करते जाओगे, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। चार्ज बढ़ते जाएंगे जब किसी बर्तन में, कंडक्टर में, तो वो रिपल्शन भी ज़्यादा करेंगे। उनके रिपल्शन के अगेंस्ट में आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और वर्क कर करके आप इसमें चार्ज स्टोर करोगे। और आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जिस चीज़ पर आप वर्क करते हैं आपका एनर्जी खर्च होता है, कंज्यूम होता है, वो कहाँ जाती है? तो आंसर है जिस पे आप वर्क करते हो उसी की एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है। यहाँ तक समझ आया? और आप क्या भर रहे हैं? चार्ज। और ये चार्ज जब भर गई तो आपकी एनर्जी किस में स्टोर हो गई? चार्ज में स्टोर हो गई। ये चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो आपकी एनर्जी भी किस में स्टोर हो गई? इलेक्ट्रिकल चार्जेस में। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर ये चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो एनर्जी भी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, अब क्या ये चार्जेस चलते रहते हैं या खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं। अरे भाई, एक बर्तन में जब आप चार्ज को डालोगे किसी कंडक्टर में, तो चार्ज उसमें हमेशा चलते थोड़ी ना रहते हैं। जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो हो जाते हैं, उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। तो खड़े हो गए तो जितनी एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि नहीं चल रहे, चलेंगे तो उसी एनर्जी को क्या बोल देंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब वो चलते ही नहीं, उसी बर्तन में स्टोर रहते हैं, और स्टोर होने की वजह से, एक जगह पर इकट्ठा होने की वजह से, मोशन न होने की वजह से, ये वाली एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि चार्ज की वजह से है। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि ये चलते नहीं, एक ही बर्तन में एक जगह खड़े रहते हैं, जमा रहते हैं। इसलिए इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको कैसे पता चलता है कि इसमें एनर्जी आ गई चार्ज स्टोर करने से? तो ये हमारा वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल हमको बताता है कि आप जो भी वर्क करोगे रिपल्शन के अगेंस्ट, वर्क अगर किया आपने, तो जिस ऑब्जेक्ट पर आप वर्क करते हैं तो उसी में आपका किया हुआ वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी बन के। समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? बोलिए। तो हमारा वर्क ही क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बन के उसका स्टोर हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझे? तो इस तरह से हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, आप दूसरी चीज़ देखिए, हमको पता कैसे चलेगा कि इसके पास एनर्जी आ गई है किसी बर्तन के पास? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने चार्ज स्टोर किया है, थोड़ा इसको हाथ लगा के देखो बर्तन को, ये क्या करेगा? शॉक। आपको करंट लगेगा, करंट लगा मतलब आपको पता चल गया कि इसमें क्या है? एनर्जी है। ये टच करना किसी ज़्यादा चार्ज वाली चीज़ को आपको शॉक क्यों देता है? क्योंकि बेसिकली हम टच करके क्या कर देते हैं, जैसे वो सॉकेट दिख रहा है वहाँ, उस सॉकेट में मैं आपको बोलता हूँ उंगली डाल दीजिए, वहाँ तो चार्जेस है ना, जैसे आप उसमें उंगली डालेंगे आपको करंट लगेगा। शॉक क्यों लगा? क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पर था और ग्राउंड है लोअर पोटेंशियल बॉडी। तो आपने लोअर पोटेंशियल बॉडी को हायर पोटेंशियल बॉडी से कनेक्ट कर दिया। आप वायर का काम कर रहे हैं, कनेक्टर का, आप कनेक्ट कर रहे हैं अर्थ को और उसको, तो चार्जेस हायर पोटेंशियल से भाग के कहाँ चले जाएंगे? और जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते में उसको शॉक लगेगा। रास्ते को, रास्ता आप हैं, आपकी बॉडी है, इसलिए आपकी बॉडी को क्या लगता है? शॉक लगता है। और बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं उस समय? हायर पोटेंशियल बॉडी को लोअर पोटेंशियल बॉडी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए चार्जेस दौड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, हमको शॉक लगता है।
तो छूने से ही पता चल जाएगा इसके पास एनर्जी है ना। क्यों? उसके पास क्या है? पोटेंशियल। ठीक है ना। जब भी हम किसी चीज़ को चार्ज देते हैं, चार्ज तो आंख से दिखता नहीं है, तो हमको कैसे पता चलता है कि इसके पास चार्ज आ गया, एनर्जी आ गई? तो आंसर है वोल्ट मीटर लगा दो दोनों तरफ, वोल्ट मीटर बता देगा कितना पोटेंशियल है। क्योंकि जितना चार्ज दोगे, अभी हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्यू देने से पोटेंशियल वी राइज हो जाता है। समझ में आया? जिसके पास चार्ज क्यू होता है उसके पास पोटेंशियल वी होता है। जितना चार्ज देते जाएंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। समझ में आया? ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर मैं एक जग में पानी रखूं और आपसे पूछूं 4 जग हैं, चारों जग में पानी है, किस जग में पानी कम है, किस में ज़्यादा है? बताइए। किसके पास एनर्जी कम है, किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? तो आप क्या देख के बताएंगे? एक जग में पानी की हाइट इतनी है, दूसरे में पानी की हाइट इतनी है, तीसरे में पानी की हाइट इतनी है। मैं आपसे पूछ भी तो यही रहा हूँ, किसमें पानी ज़्यादा है, किसमें कम है? तो आप क्या देख के बताएंगे किसमें पानी कम है, किसमें ज़्यादा है? हाइट पानी की, है ना। तो पानी तो आपको फिजिकली दिखता है, उसकी हाइट दिखती है, तो आप बता दोगे हाँ यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी मतलब पानी, यहाँ एनर्जी कम है, इस बर्तन में एनर्जी ज़्यादा है, उसकी हाइट को देख के, पानी को देख के। लेकिन अगर मैं किसी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करूँ तो चार्ज तो आँख से दिखता नहीं। तो मैं आपसे पूछूंगा 4 कंडक्टर है, चारों में मैंने चार्ज स्टोर किया है, चारों में चार्ज भरा है, किसमें चार्ज ज़्यादा है, किसमें कम है, यानी किसमें एनर्जी ज़्यादा है, किसमें कम है, आप नहीं बता पाओगे देख के, क्योंकि चार्ज दिखता नहीं। उस एनर्जी का लेवल चेक करने के लिए, जैसे हम वाटर का लेवल चेक कर रहे हैं, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, चेक कर रहे हैं उसकी हाइट देख के। इसी तरह से किस कंडक्टर में कम चार्ज स्टोर है, कम एनर्जी है, किसमें ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा एनर्जी है, इसको चेक करने का तरीका क्या है? पोटेंशियल चेक कीजिए। क्योंकि जब हम चार्ज देते हैं उसका क्या बढ़ जाता है? पोटेंशियल। जो चीज़ वाटर के केस में हाइट बताती है, वही चीज़ इलेक्ट्रिकल के केस में पोटेंशियल बताता है। तो जैसे ही आप चार्ज दिए होगे, पोटेंशियल बढ़ गया होगा। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसमें चार्ज और एनर्जी ज़्यादा होंगी। तो वोल्ट मीटर लाइए, टच करके चेक कर लीजिए, जिसका वोल्ट मीटर पोटेंशियल ज़्यादा बताएगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे। ये तरीका समझ में आया या नहीं आया? आया ना? बोलिए बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो हम लोग किसी भी कंडक्टर में क्या कर सकते हैं? चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो जो स्टोरेज बना आपका, वो स्टोरेज क्या कहलाएगा? कैपेसिटर। उसी स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है? यही बर्तन, मेटल कंडक्टर, जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस। और जब हम इससे मांगेंगे, ये एन जिस समय हम मांगेंगे और जितनी क्वांटिटी में चार्ज मांगेंगे, जितना हम स्टोर किए रहेंगे एनर्जी, ये बिल्कुल एट द इंस्टेंट पलक झपकती उतनी एनर्जी हमको दे देगा। ये बिल्कुल ना नहीं कहेगा कि हम इतनी देर में देंगे, उतनी देर में देंगे, थोड़ा थोड़ा ले लो, ज़्यादा ज़्यादा ले लो, नहीं। जिस समय मैं इससे एनर्जी मांगूंगा ये वापस मुझे एनर्जी करेगा। समझ में आया या नहीं आया? कैसे? जैसे एक बर्तन में जब मैं चार्ज भरता हूँ, सारे चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जब चार्ज बहुत ज़्यादा भरते जाओगे, रिपल्शन भी बहुत होता जाएगा। उनके रिपल्शन के अगेंस्ट आप ज़बरदस्ती वर्क कर करके चार्ज को स्टोर करते जा रहे हो। तो चार्जों के बीच में क्या होता है? जगह तो उतनी ही है, उतनी सही जगह में लाखों करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस चार्ज स्टोर हो गए, जमा हो गए। तो चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है और हम ज़बरदस्ती चार्ज को ठूस ठूस के उसी में भरते जा रहे हैं। तो चार्ज के बीच में टेंशन पैदा हो जाता है। क्या? टेंशन। टेंशन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। समझ आए? चार्जेस एकदम दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। भाई एक बर्तन में जब 10 चार्ज दोगे तो फैल फैल के रहेंगे। 1 लाख चार्ज भर दोगे उसी जगह तो उनको कंप्रेस होकर रहना पड़ेगा। 1 करोड़ चार्ज भर दोगे तो और कंप्रेस हो जाएंगे। तो जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी कंप्रेस होकर रह रहे हैं तो उनके बीच में कितना टेंशन होगा। अगर मैं इनको थोड़ा सा भी रास्ता दे दूंगा, कंडक्टर लगा दूंगा, तो गोली जैसे भाग के जाएंगे और हमको वर्क करके देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा के। समझ में आया? तो ये हमको वर्क करके देते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है। और एनर्जी का लेवल कौन बताता है? टेंशन, पोटेंशियल। कितने कंप्रेस्ड हैं चार्ज, कितने दबे हुए हैं। समझ में आ रहा है? कितना ज़्यादा कंप्रेस करके चार्ज को भरा गया है, कितना ज़्यादा दबे हुए हैं चार्ज, इन पर कितना ज़्यादा वर्क किया गया है, ये क्या बताता है? उसका पोटेंशियल। यही तो उसकी स्ट्रेंथ बताती है। ये समझ में आ रही मेरी बातें या नहीं आ रही हैं? आ रही हैं? बोलिए, आया या नहीं आया? तो एक बर्तन में जितना ज़्यादा चार्ज दबे होंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? पोटेंशियल होगा। उतना उसमें टेंशन होगा, और टेंशन को ही हम क्या बोलते हैं चार्ज की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में? पोटेंशियल। यानी उसमें उतना ही ज़्यादा वर्क किया गया होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। ये समझ में आया? ओके। हमको क्या ज़रूरत है चार्ज को स्टोर करने का, एनर्जी को स्टोर करने का? मकसद वही है कि जब हमको ज़रूरत पड़े हमको ये एनर्जी चाहिए, तुरंत चाहिए, और जितनी क्वांटिटी में हम मांगेंगे उतनी क्वांटिटी में हमको चाहिए। ठीक है? तो ये वाला जो हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सिंपली दिस इज कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टोर डब्बा, जैसे बाल्टी में अगर आपको पानी यूज़ करना है, आपको 2 बजे रात प्यास लग रही है, 3 बजे रात प्यास लग रही है,
उस समय तो आपके पास सोर्स नहीं रहेगा ना। फिर से देखिए, अगर आपको एनर्जी की आवश्यकता है तो एनर्जी दो तरीकों से मिल सकती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर मुझे किसी भी वक्त एनर्जी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, तो वो दो चीज़ों से मिल सकती है, दो तरह से मिल सकती है। नंबर वन, या तो उसका सोर्स होना चाहिए आपके पास, या आपके पास स्टोरेज होना चाहिए। बस यही दो साधन होते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, यूज़ करने के लिए। आपके पास क्या होना चाहिए? सोर्स या स्टोरेज। जैसे मेरे घर में पानी का सोर्स है, बोर है, बोरिंग है, तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं बोर चालू करता हूँ, आ जाता है, पानी का सोर्स है मेरे पास। जिस वक्त आधी रात को भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर एनर्जी लाइट है मेरे घर में, मैं बटन दबाऊंगा, पानी मुझे मिल जाएगा। मेरे पास क्या है? सोर्स। और जिसके घर में बोरिंग नहीं है, डेली 8 बजे ही नल आता है और नल से ही उसको पानी भर के स्टोर करके रखना पड़ता है, तो जब उसको 2 बजे रात प्यास लगेगी और वो नल के सामने यानी सोर्स के पास जाके बोलेगा पानी दे दो, चालू करेगा, पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके पास उस समय सोर्स का साधन नहीं है, उसके पास नल है ग्राम पंचायत का लगा हुआ, और वो हर समय नहीं चलता, एक ही बार आता है पानी, 2 बार आता है पानी। ये समझ में आया? तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दो में से कोई भी एक, या तो सोर्स हो आपके पास या स्टोर हो। तो सोर्स है तो ठीक है, सोर्स से हम ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। जैसे मुझे खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए मुझे हीट चाहिए। हीट का सोर्स कौन है? सन। तो दिन में खाना पकेगा, रात में नहीं पकेगा, क्योंकि हीट नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? अपना स्टोर बना लेते हैं, एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, उसमें हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है अपना स्टोर चालू करते हैं, हीट एनर्जी हमको मिल जाती है, जला लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को। समझ में आया? वो क्या है? मेरा स्टोर। और सोर्स कौन है? हीट का, सन। लेकिन वो तो सिर्फ दिन में निकलता है। लाइट दिन में मिलती है, जब सन निकलेगा लाइट मिलेगी, सन डूब जाएगा लाइट नहीं मिलेगी, अंधेले में रहेंगे, क्योंकि वो सोर्स है। तो हम अपने ये सब स्टोरेज जला लेते हैं, छोटे छोटे बल्ब जो हैं ये हमारे लिए स्टोरेज का काम करते हैं। समझ में आया? जैसे अभी लाइट गोल है, अभी लाइट नहीं है ना, जो पावर हाउस से सप्लाई आती है वो अभी नहीं है, ठीक है? वो क्या चीज़ है? वो है सोर्स। तो अभी जो लाइट जल रही है वो किससे आ रही है? हाँ, वो स्टोरेज हमारा रखा हुआ है इन्वर्टर, उसको चालू किया, स्टोर चालू हो गया। तो जो एनर्जी हमारे स्टोर में रखी हुई है वो क्या है? स्टोरेज के फॉर्म में रखी हुई एनर्जी, दिस इज अवर स्टोर। तो एक बात बताइए, इस इन्वर्टर के अंदर क्या लगा होता है? बैटरी। बैटरी सोर्स है कि स्टोरेज है? स्टोरेज है, सोर्स नहीं है क्या? क्यों? देखिए, बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? वो होती है केमिकल एनर्जी के रूप में। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और बैटरी एक डिवाइस है जो केमिकल रिएक्शन करवा के केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डिवाइस है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज करती है, और बाहर कौन सी रूप में एनर्जी निकलती है? इलेक्ट्रिकल, जिससे बल्ब पंखे चलते हैं हमारे। समझ आया? लेकिन ये सोर्स नहीं है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, ये क्या है? स्टोरेज। इसमें किसका स्टोरेज है? किसका? केमिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नहीं। ये उसको चेंज करती है, ठीक है? और दूसरे स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और क्या हो सकते हैं? स्टोरेज तो चलिए बैटरी हो गई एक। सोर्स कुछ बता सकते हैं? सोर्स है जैसे जनरेटर। जनरेटर क्या चीज़ है? स्टोरेज की सोर्स। वो सोर्स है, जब जरूरत पड़ेगी जनरेटर स्टार्ट करेंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, उस समय हम उसको जनरेट कर रहे होते हैं। डायनामो आपकी गाड़ी में लगा होता है, कार में, बाइक में, स्कूटी में डायनामो लगा होता है ना। डायनामो समझ रहे हैं? जब आपकी गाड़ी चलेगी, आपकी गाड़ी का लाइट जल जाएगा, अंदर जनरेटर चलता है डायनामो, उसमें छोटे छोटे डायनामो लगे होते हैं हर गाड़ी में। समझ रहे हैं? तो वो इलेक्ट्रिसिटी उस समय जनरेट करते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। अदरवाइज मोटरसाइकिल की बैटरी कौन चार्ज करेगा? ऐसी बैटरी तो लाइफ में बनी ही नहीं कि एक बार बन जाए 10 साल चलती रहे, उसको तो चार्ज भी करना पड़ता है ना। उसमें अल्टरनेटर लगे होते हैं बैटरी के, जो बैटरी को चार्ज करते हैं। और वो कैसे काम करता है? जब गाड़ी चलती है तो डायनामो घूमता है, गाड़ी के व्हील के साथ या फ्लाई व्हील के साथ उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। डायनामो घूमता रहता है, करंट बनाता रहता है, छोटा सा करंट, छोटा सा डायनामो, थोड़ा सा करंट, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा करंट चाहिए मोटरसाइकिल में, कार में, ठीक है? तो थोड़ी क्वांटिटी का करंट बनता रहता है, बैटरी चार्ज होती रहती है, उसी से हम बल्ब जलाते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है हमारा काम। तो उस समय हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे होते हैं? जनरेट। वो हमारा सोर्स है डायनामो। समझ रहे हैं? जनरेटर, डायनामो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं। बैटरी क्या है? स्टोरेज है। ये समझ में आ गया? तो ये है स्टोरेज। मैं बात कर रहा था अल्टीमेटली कि हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्टोर। किस रूप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भर भर के यानी कंप्रेस करके उसको हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके हम वापस मांगेंगे, वो हमको वापस करेगा वेरी फास्ट मैनर में, वेरी फास्ट पेस में। समझ में आया? दिस इज व्हाट। इस डिवाइस को क्या बोलेंगे? कैपेसिटर, जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं। तो 2 लाइन का इसका छोटा सा डेफिनेशन बना लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं।
ये नोट कर लें, कैपेसिटर का डेफिनेशन लिख लिया आपने। कैपेसिटर से डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस लिए यूज होता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। चार्जेस को दबा दबा के हम उसमें भर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करके। एंड इट कैन बी रिसीव्ड बैक। जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है उसको हम वापस भी ले सकते हैं जब हमको ज़रूरत पड़ता है। और कैसे? वेरी फास्ट पेस, बहुत क्विकली, एकदम जब चाहिए तब, ठीक है। इसीलिए स्टोरेज बनाया जाता है कि एट द इंस्टेंट, जिस वक्त जिस समय हमको ज़रूरत पड़े, ये धड़ से एक ही क्वांटिटी में, एक ही बार में उतनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ता है हमको, जैसे आप सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। उस समय जब आप फ्लैश चलाते हैं, फ्लैश चलने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की करंट की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं। और मोबाइल की बैटरी सिर्फ कितने की होती है? 3.5 वोल्ट। 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराती है मोबाइल की बैटरी, आपको मालूम है। 3.5 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट की बैटरी होती है बस, आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी करंट कितना फ्लो होता है? 1.5 मिली एम्पियर, बहुत छोटा सा, मिली एम्पियर 1.5, बहुत छोटा सा करंट है। लेकिन जिस समय फ्लैश जलता है आपकी मोबाइल का, उस समय उसको करंट चाहिए होता है 25 मिली एम्पियर। जब तक 25 मिली एम्पियर नहीं मिलेगा, फ्लैश नहीं जलेगा। पुराने जो कैमरे आते थे, कभी आपने कैमरा यूज़ किया है? रील वाला, जिसमें रील लगते थे, आपने यूज़ नहीं किया? वो ज़माना आप नहीं पाए हैं, मतलब, है ना। जब कैमरे आते थे जिसमें रील लगा के हम लोग फ़ोटो शूट करते थे, फिर रील को धुलवाते थे, फोटोग्राफ बनवाते थे, आपने वो कैमरा यूज़ नहीं किया? अगर आपके घर में तो सीनियर्स ने किया होगा, कभी पूछिएगा। जब उसमें फ़ोटो खींचते थे तो एक फ़ोटो खींचने के बाद जब फ्लैश चमक जाती थी, फ़ोटो खींचने के बाद दोबारा आप क्लिक करते थे, फ़ोटो नहीं खींचता था। उसमें एक लाल बत्ती जलने लगती थी, थोड़ी देर तक जलती थी, फिर बंद हो जाती थी, फिर दूसरा फ्लैश आता था, दूसरा फ़ोटो खींच सकते थे। क्यों? उसका रीज़न समझिए। फ्लैश जब जलता है तो वो इतनी हैवी करंट ड्रॉ करता है सर्किट में से, लगभग 25 मिली एम्पियर। और जो बैटरी उसमें लगी होती है छोटी सी, उसमें उस समय तो उसमें 9 वाट की बैटरी लगती थी, 9 वोल्ट की, वो उतनी करंट नहीं दे पाता था, क्योंकि वो सिर्फ कितनी देगा? 1.5, 2.5, 3.5 मिली एम्पियर बस। लेकिन फ्लैश को जलने के लिए कितना करंट चाहिए? 25 मिली एम्पियर। और जिस समय फ्लैश जलाना होता है उसी समय हमको उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम अपना बकेट लेके आते हैं, अपना स्टोर लेके आते हैं, जहाँ हम एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। और उस स्टोर को क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटर। तो हम अपने सर्किट्स में क्या लगाते हैं? कैपेसिटर, जहाँ पे हम उतनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। समझ आया या नहीं आया? आया ना। जैसे यहाँ पर मुझे 25 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितना? 25 लीटर पानी। ऊपर 1000 लीटर का टंकी रखा हुआ है, सिंटेक्स बड़ा वाला। कितना पानी है ऊपर उसमें? 1000 लीटर। मुझे यहाँ कितना चाहिए? 25 लीटर का पानी चाहिए, और एक वक्त में चाहिए, क्योंकि मैं 25 लीटर पानी धड़ से यहाँ पे गिराना चाहता हूँ। कुछ वेट करना है मुझे, कुछ भी करना है, एक ही साथ मुझे 25 लीटर का पानी चाहिए। और ऊपर कितना पानी अवेलेबल है? 1000 लीटर पानी अवेलेबल है। ऊपर से एक पतली सी नल आई है, यहाँ पे नल मैंने चालू किया और मैंने यहाँ पे बर्तन रखा, बकेट रखा। अब उसमें पानी आ रहा है, ऐसे थोड़ा 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 धीरे 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 डब्बा भर रहा है। क्या मेरा काम होगा? मुझे 1 सेकंड में कितना पानी चाहिए? 25 लीटर। क्या वहाँ कितना पानी है? क्या वो 1000 लीटर स्टोर रखने वाला पानी टंकी मुझे 25 लीटर पर सेकंड दे पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ये जो पाइपलाइन उतरा है ऊपर से, उसका अपना रेसिस्टेंस है, उसका एरिया इतना है, क्रॉस सेक्शन। इसलिए उसमें पानी जब भी आएगा 1 लीटर आएगा 1 सेकंड में, आधा लीटर आएगा 1 सेकंड में, धीरे तुर 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 गिरेगा ऐसे पानी। समझ में आया? वो उसका रिस्ट्रिक्शन है, उसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस। यही हाल कैमरे की बैटरी का होता है कि कैमरे की बैटरी से जो एनर्जी निकलती है उसको होके किस में से जाना पड़ता है? तार में से। और हर तार का अपना रेसिस्टेंस होता है, वो उतनी करंट फ्लो होने नहीं देता और बैटरी उतनी करवा भी नहीं पाता। तो हमको क्या चाहिए? हमको एक स्टोरेज चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे? 25 लीटर पानी का स्टोर बना के रखेंगे। तो हमने ना, देखो, 1000 लीटर एनर्जी रखने वाला कैपेसिटी, वो 1000 लीटर वाला एनर्जी वाला मेंबर जो भी है, वो बैटरी समझिए, पानी की टंकी समझिए, वो मुझे 1 सेकंड में 25 लीटर पानी नहीं दे पा रहा है, जबकि उसके पास है कितना? 1000। तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपना स्टोरेज लेके आता हूँ, बकेट, जिसमें मैंने कितना पानी भर रखा है? 25 लीटर। बाल्टी लाता हूँ, ऐसे एक बार पलट देता हूँ, धड़ से 25 लीटर एक वक्त में मिल जाता है मुझे। तो इस समय मुझे वो 1000 लीटर वाला स्टोरेज काम आ रहा है कि ये सिर्फ 25 लीटर वाला टेम्परेरी स्टोरेज मेरे काम आ रहा है? ये वो सोर्स है, वो क्या है? पानी का। तो वो सोर्स मेरे काम आ रहा है कि ये छोटा सा स्टोरेज मेरे काम आ रहा है? ये। इसी तरह से मोबाइल के अंदर, कैमरे के अंदर, वो बैटरी आपको उतना करंट नहीं प्रोवाइड करा सकती 25 मिली एम्पियर का,
इसलिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज बनाने की, डब्बा बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए। और उसमें हम बकेट बनाते हैं, उस बकेट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर में बैटरी से धीरे धीरे 25 मिली एम्पियर का एनर्जी भरा रहता है, करंट भरा रहता है। जब हमको फ्लैश जलाना होता है, जैसे ही हम बटन क्लिक करते हैं, बैटरी उतनी एनर्जी नहीं दे सकता। जो डब्बे में, बकेट में हमने एनर्जी को स्टोर करके रखा है कैपेसिटर के अंदर, एट द मोमेंट व्हेन वी प्रेस द फ्लैश बटन, जैसे ही आप फोटो बटन को क्लिक करते हो, फ्लैश जलता है, तुरंत बकेट खाली हो जाता है। एक वक्त में, एक ही वक्त में एट द इंस्टेंट कितनी एनर्जी मिल जाती है, 25 मिली एम्पियर। तुरंत क्विकली डब्बा खाली हो गया। और अब आप दोबारा दबाइए, फोटो नहीं क्लिक होगा, क्यों, उतनी एनर्जी है नहीं, स्टोरेज खाली हो गया आपका, समझ रहे। इसलिए वो लाल बत्ती जलती है और थोड़ी देर तक जलती रहती है, जब तक वो बकेट क्या होता रहता है, भरता रहता है। बैटरी का कनेक्शन तो कंटिन्यूअस रहता है, जब तक वो भर जाता है लाल बत्ती बंद हो जाती है, दोबारा दबाइए फिर फ्लैश जलेगा। समझ में आया। तो एट द मोमेंट जब जरूरत पड़े उतनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, स्टोरेज बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर, उसको हार्ट अटैक आया है और एम्बुलेंस में आप उसको लेके जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, और उसको बीच में बहुत ज़्यादा अटैक आ गया, हार्ट अटैक, अब क्या करेंगे, अब उसको बचाना है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट काम करना बंद कर देता है, समझ आया। अब उसको बचाना है, बचाने के लिए क्या करेंगे, हार्ट को अगर हम दबा दें, प्रेस कर दें ऐसे, तो हार्ट दोबारा चलने लग जाएगा, वो बच जाएगा उसका जान, मरीज का। अब हार्ट दबाएं कैसे, क्योंकि हार्ट होता क्या है, इन पसलियों के बीच में, बाहर में ऐसे रिप्स होती है पसली, ये समझ आ रहा है। और हार्ट जो है पसली से चिपका नहीं रहता आगे पीछे, वो बीच में रहता है, और बाहर में पसली बाहर बाहर रहती है ऐसे। आप कितना भी दबाइए पसली को, हार्ट तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, ये नहीं दबती ना पसली, हार्ट तो अंदर होता है, पसलियाँ बाहर से होती हैं ऐसे। इमेजिन हो रहा है, कितना भी सीने को आप दबाएंगे, पसलियों को दबाएंगे, रिप्स को, लेकिन वहाँ तक आपका फोर्स नहीं पहुँचता। तो आप देखे होंगे डॉक्टर ऐसे सीने को दबाते हैं, या कोई भी, या मुंह से हवा देते हैं ताकि हार्ट चलने लग जाए एयर से। तो ये सारे एक्शन जब फेल हो जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको हार्ट को दबाना है ऊपर से, लेकिन पसलियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि आप जितना भी जोर से दबाइए अंदर का हार्ट नहीं दबता, इसलिए बहुत जोर से ताकत लगा लगा के दबाना पड़ता है। और जिसको अनुभव नहीं है वो उतनी ताकत से नहीं दबा पाएगा, हार्ट नहीं दबेगा, चालू नहीं होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी वहीं पे। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको ज़्यादा क्वांटिटी की एनर्जी चाहिए उसको दबाने के लिए, रिप्स को दबाने के लिए। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो हमने उसके लिए फेब्रिलेटर्स बना रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप देखें वो शॉक देते हैं, ऐसे रख के सीने में दो ऐसे रखते हैं, शॉक देते हैं, उठा लेते हैं, फिर शॉक देते हैं, उठा लेते हैं। वो शॉक एक्चुअल में क्या होता है, वो बहुत थोड़े से समय के लिए, 2 मिली सेकंड के लिए, कितना छोटा सा समय है, मिली समझ रहे हैं, 10⁻³ 1 सेकंड के कितने हिस्से, 1000 हिस्से कर दीजिए, 1000 टुकड़े। 2 मिली सेकंड में उसको 25 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है। एक हम मोटर लेके आते हैं और एक हैमर लेके आते हैं, वही जिसमें हम करंट प्रोवाइड कराएंगे इतना एरिया, उतने छोटे से एरिया में हैवी अमाउंट की एनर्जी हमको चाहिए, कितना, 25 एम्पियर, कितने टाइम में, 2 मिली एम्पियर के सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं, उसका 1000वां हिस्सा। समझ में आया। इतने छोटे से टाइम में कितनी एनर्जी चाहिए, 25 एम्पियर का करंट। इतना करंट जब आएगा तब जाकर के ये इतनी एनर्जी बनाएगा कि ये हैमर जैसे उसको हिट करेगा। जब हम उसको टच करते हैं ना तो इतनी जोर से फोर्स बनाता है कि अंदर से ये पसलियां जो है दबती हैं, और दब के इसका असर अंदर के हार्ट में जाके पड़ता है। हार्ट ऐसे दबता है, फिर ऐसे उठता है, फिर दबता है, फिर ऐसे उठता है, फिर दबाते हैं, फिर ऐसे उठाते हैं, और ऐसे करने से हार्ट चलने लग जाता है। मे भी चलने लगे ना चले, ये उसकी मर्जी, लेकिन हम जब दबाते हैं तो हार्ट तक इसका इफेक्ट जाता है, और हार्ट दबता है, उठता है, दबता है, उठता है, और स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जान बच जाती है। समझ में आया। तो ये चलेगा कब, जब इसको कितनी एनर्जी मिलेगी, फेब्रिलेटर्स को 25 एम्पियर का करंट कितने टाइम में, 2 मिली सेकंड के टाइम में चाहिए। अब इतनी हैवी क्वांटिटी का करंट बैटरी नहीं प्रोवाइड करा सकता, क्योंकि बैटरी की अपनी क्षमता कितनी होती है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट प्रोवाइड करा सकता है आपका, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर बस। क्योंकि वो जिस रास्ते से करंट को फ्लो करवाएगा तार में से, उस तार में क्या होगा, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस कभी भी उतना करंट फ्लो नहीं होने देता। ये समझ में आया। तो फिर वहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, स्टोरेज की, क्योंकि बैटरी हमारा स्टोर है और वो उतना करंट नहीं प्रोवाइड करा पाता। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टोरेज, कैपेसिटर। और कैसा कैपेसिटर, जिसमें हम कितना करंट भर के रख सके, कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी कि वो जब हम मांगे तो हमको कितना करंट दे, 25 एम्पियर 2 मिली सेकंड में, धड़ से एक बार में। इसलिए स्टोरेज वहाँ काम आता है, और हम वहाँ पर हम कैपेसिटर्स लगाते हैं अपने डिवाइसेस में, मशीन में, और जिस समय हम उसको टच करते हैं, फेब्रिलेटर्स को दबाते हैं, तो वो एट द इंस्टेंट 2 मिली सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी दे देता है, 25 एम्पियर का करंट, और वो इतने ज़्यादा फोर्स बनाता है कि हार्ट तक वो इफेक्ट जाता है, और हार्ट ऐसे दबता उठता है, और हार्ट चालू हो जाता है।
समझ आया? अगर स्टोरेज नहीं होता तो कभी ये डिवाइस काम कर पाती क्या? नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग स्टोर बनाते हैं ताकि जब हम मांगें तब हमको वो वापस करे। समझ आया? ये स्टोरेज का एप्लीकेशन है। तो हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में। कंडक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे ये देखो, ये हमने एक कंडक्टर लिया मेटल का बना हुआ स्फीयर, और इसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम चार्ज स्टोर करेंगे चार्ज इसमें भर जाएंगे ऐसे। ठीक, इसमें इस तरह से हम चार्ज स्टोर कर देंगे, चार्जेस भर गए। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे चार्ज को स्टोर करने में, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी, उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यू देते जाएंगे, वी बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये है मेन मुद्दा कि हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्टोर। हाँ, एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगी ये हमको वापस कर देगा। ये हमारा डिवाइस बन गया, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और ये सिंपल कुछ नहीं है, क्या है? कंडक्टर। आपके घर में रखा हुआ बर्तन, थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, यही है। समझ आया? यही है स्टोरेज। इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, मैं एक कैपेसिटर में, बढ़िया आसान है, देखो मैंने आपको बताया तरीका कि हम अपने घर के कटोरी चम्मच में भी चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम घर गए, एनर्जी स्टोर करना शुरू किया, चार्ज स्टोर करें, कैसे करेंगे? ग्लास लिया, रब किया, चार्ज हो गया, टच कर दिया, स्टोर हो गया। फिर इसको रब किया, खूब चार्ज हो गया, पोटेंशियल इसका ज़्यादा इसका कम, टच किया, इसमें आ गया चार्ज और स्टोर हो गया। तो ऐसे कर करके बर्तन में हम चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। देयर आर मेथड, बहुत सारे मेथड है चार्ज स्टोर करने के, लेकिन हम रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कितना स्टोर करके रख सकते हैं जी? 1 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम, 1 लाख कूलम, कितना? कुछ तो लिमिट होगा। क्या मैं इसमें इन्फिनिट अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकता हूँ? कुछ तो होगा। कितना स्टोर कर सकते हैं? स्टोरेज तो तैयार हो गया, लेकिन कितना रख सकते हैं? तो आंसर है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे मैंने आपको एक बाल्टी का डब्बा दिया, उसमें आता है 25 लीटर पानी, मेरे घर की छत में रखा है 1000 लीटर का टंकी, मैंने बोला ये लो डब्बा 25 लीटर का, 1000 पानी भर लो, 1000 लीटर और जाओ ले जाओ 1000 लीटर। आपने वहाँ नल के नीचे रखा, उसको नल चालू किया, पानी आया 1 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, नल चालू है 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर पानी खत्म हो गया ऊपर। देखे हम बकेट में कितना पानी है? 25 लीटर। क्यों? उसका लिमिट ही कितना था? 25 लीटर का। उसकी कैपेसिटी ही कितनी थी? 25 लीटर की। इसलिए हर मटेरियल का एक लिमिट होता है चार्ज स्टोर करने का, एनर्जी स्टोर करने का, उसकी कैपेसिटी होती है। जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उतनी ही एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। भले पूरे का पूरा टंकी ऊपर का खाली हो जाए, लेकिन बकेट में दिखेगा कितना? 25 लीटर। और बाकी का पानी कहाँ दिखा? आया तो हमने तो दिया, बाकी कहाँ दिखेगा? बाहर। तो जब 25 लीटर से एक्स्ट्रा पानी आना शुरू होगा, 26वां लीटर, वो कहाँ दिखेगा आपको? बाहर। ये क्या हो गया? वो बकेट लीक कर गया। जो पानी हमने भरा वो पानी क्या हो गया? लीक कर गया, उसका लीकेज शुरू हो गया। यही हाल यहाँ भी होता है। एक क्वांटिटी से ज़्यादा, एक कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी लिमिट से ज़्यादा हम किसी बॉडी में चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए कि क्या किसी कंडक्टर में इन्फिनिट क्वांटिटी का चार्ज स्टोर किया जा सकता है, आंसर इज नो, देयर इज ए लिमिट। उसकी लिमिट से बाहर हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो बाल्टी का हुआ। एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, चार्ज तो आएगा उसमें, लेकिन वो दिखेगा कहाँ? बाहर। वो लीक हो जाता है। कैसे लीक हो जाता है? देखिए, सपोज इसमें हमने चार्जेस भरे, मैंने इसमें चार्ज भरा, सपोज कीजिए 1000, कितना? 1000 चार्ज दिया, और इसका पोटेंशियल भी सपोज इंक्रीज हो गया 1000 वोल्ट। कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ? 1000 वोल्ट। अब ये उसकी लिमिट आ गई, 25 लीटर भर गया, 1000 चार्जेस भर गए, ये उसकी लिमिट आ गई। अब मैं एक बूंद भी पानी और डालूंगा तो पानी कहाँ दिखेगा? बाहर। अब हम इसमें 1 कूलम का चार्ज भी एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो चार्ज कहाँ दिखेगा? बाहर। कैसे? ये सब आप जानते हो कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाता है। याद आया? ये जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना पोटेंशियल का, ये जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। हम चार्ज देते गए, पोटेंशियल इंक्रीज होता गया, और जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे, हाँ, तो इस तमाम चार्जों की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होता जा रहा है? स्ट्रॉन्ग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? चार्ज पे फोर्स लगाना। ठीक, बाहर में ये चार्जेस हमने दिए, 1000 कूलम के चार्ज इसमें आ गए, ये सब एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल करके भाग क्यों नहीं जाते? बाहर में क्या है? एयर। तो बाहर में एयर के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, ये क्या हैं?
एयर। और एयर के पार्टिकल क्या होते हैं? इंसुलेटर। इसलिए ये इंसुलेटर में चल नहीं सकते, इसलिए यहाँ रहते हैं। लेकिन चार्ज का कंसंट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे हम चार्ज दे रहे हैं, V बढ़ता जा रहा है, V के बढ़ने से E बढ़ता जा रहा है। जब E बढ़ता है, बढ़ते 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 एक लिमिट तक पहुँचता है, तो E क्या करता है? चार्जेस पर फोर्स लगाता है। हर एटम में, ध्यान से देखिए, हर एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है ऐसे, और अंदर का पॉजिटिव चार्ज उसको पकड़ के रखता है अट्रैक्शन का फोर्स लगा के। तो ये वाला फोर्स स्ट्रांग होता है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाता है, ये फोर्स वीक होता है। लेकिन अगर हम Q को बढ़ाते बढ़ाते V को इतना बढ़ा दें कि उसकी वजह से E इतना हो जाए कि यहाँ एटम के अंदर, गैस के एटम या एयर के एटम के अंदर जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है उससे भी ज़्यादा यहाँ बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाए, तो फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के खींच लाता है। समझ आया? और जब ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ आ जाएगा तो इसका क्या हो गया? आयोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? एयर क्या हो गई? आयोनाइज। और जब एयर आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अब देखिए एक्शन क्या होता है, ये इसकी लिमिट है। अगर मैं एक चार्ज भी और ज्यादा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एयर को तोड़ के खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करना शुरू कर देगा। तो देखिए मैंने एक चार्ज और दिया, तो कितने कूलम हो गए? 1001 कूलम हो गया। तो एक चार्ज और देने से पोटेंशियल भी बढ़ गया होगा, कितना? 1001। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ा, E भी बढ़ गया होगा। E कितना हो गया? इतना कि अपने लिमिट को वो क्रॉस कर गया और एयर में से इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया जी? इसमें आ गया। इसमें टोटल कितने चार्ज थे? एक चार्ज और आ गया, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो एक माइनस आए तो एक प्लस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। फिर इसके पास कितना हो गया? तो चार्ज जो 1001 हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन के आने से कितने हो गए? और 1001 होने की वजह से वोल्टेज भी कितना हो गया था, इसलिए अब वोल्टेज भी कितना हो गया? 1000। वापस से हमको वोल्टेज कितना मिला? 1000। समझ आ रहा है? एक चार्ज डिफ्यूज तो एक वोल्टेज भी कम हो गया, चार्ज कम हुआ तो V भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्शन क्या हुआ? एक्शन ये हुआ कि जैसे ही मैंने इसमें एक चार्ज दिया था, इसने यहाँ से E खींच के उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और वो चार्ज हमको कहाँ दिखता है? यहाँ बाहर। तो हमने चार्ज तो इसमें दिया था, लेकिन हमको दिखा कहाँ? बाहर में दिखता है, एयर में, क्योंकि वो आयनाइज हो गया है। एक चार्ज इसमें हम और देते हैं तो ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब एक माइनस चार्ज आएगा तो एक प्लस को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। फिर से कितना दिखेगा चार्ज? 1000। समझ में आ रहा है? फिर से 1000 दिखता है और वोल्टेज भी 1000 हो जाता है, यानी ये अपनी लिमिट तक बरकरार रहता है। जैसे उसमें 25 लीटर पानी था बकेट में, 1 लीटर पानी हम और एक्स्ट्रा डालते हैं, वो पानी कहाँ दिखता है? बाहर। और डब्बे में कितना है? 25 लीटर पानी, वो तो उतना ही रहेगा जो उसकी लिमिट है। तो इसमें कितनी दिखती है? 1000 ही चार्ज दिखता है। और जैसे ही हम चार्ज देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखने लग गया, बचा कुछ आइटम पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं तो इसको प्लस दे रहा हूँ, एक प्लस यहाँ दिखने लग गया, फिर एक प्लस दिया, एक प्लस यहाँ दिख रहा है, फिर एक प्लस दिया, एक प्लस यहाँ दिख रहा है। तो क्या है ये? मैं 1 लीटर डालता हूँ, वो 1 लीटर यहाँ दिखता है बाहर में, एक चार्ज देता हूँ, एक चार्ज बाहर में दिखता है। ये क्या हो गया? लीकेज। क्या शुरू हो गया? ये लीकेज ऑफ चार्ज, चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया। और ये इस कंडक्टर की क्या आ गई? लिमिट। दिस इज लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस ऑफ कैपेसिटर। यानी एक लिमिट से ज्यादा हम किसी कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद उसकी लिमिट आ जाती है और उसके बाद फिर उसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है एयर के एटम के साथ, एयर के मॉलिक्यूल के साथ, इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक बार पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कितना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की एयर को आयोनाइज करना शुरू कर देता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर के गैप में कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए? 3 × 10⁶, 3 लाख, 30 लाख। कितना बना? 10⁵ को लाख बोलते हैं, 6 को फिर 30 लाख बोलेंगे। 30 लाख वोल्ट 1 मीटर के गैप में लगा दीजिए। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, ये dV/dr, वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट बनाई थी, इससे याद आया? तो अगर आप 1 मीटर के डिफरेंस में कितना वोल्ट डिफरेंस पैदा कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस 30 लाख, तो फिर एयर में से भी ये इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेता है। समझ में आ गई बात? ओके। उस समय ये क्या शुरू हो गया? एयर का ब्रेकडाउन। और ये क्या हो गया? डाई इलेक्ट्रिक से क्या बन गया? कंडक्टर बन जाता है। तो ये उसकी क्या आ गई? डाई इलेक्ट्रिक,
ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, आई थिंक, है ना, यही है ना। इसके बाद तो वो कंडक्टर बन जाता है और कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका फाइनल, क्योंकि इसके बाद फिर वो समर्पण कर देता है और इंसुलेटर नहीं रहता, कंडक्टर बन जाता है। और एयर के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, फॉर एयर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ये एयर के लिए आप याद रखेंगे इसको, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, याद रहेगा जी ये या नहीं रहेगा, पक्का? ठीक है, एयर के लिए ना। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, क्या हम किसी कंडक्टर में मन मर्जी मुताबिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। एक लिमिट के बाद उसमें हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या शुरू हो जाता है बाहर में, लीकेज। लीकेज यानी क्या, आयोनाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज, नहीं, आयोनाइजेशन ऑफ इंसुलेटर्स। बाहर में क्या है, इसका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के जाने लगते हैं कैपेसिटर के अंदर और उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, तो चार्ज बढ़ने ही नहीं पाता। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाहर में प्लस चार्ज दिखने लगता है, तो हमको ये लगता है कि हम तो प्लस इसमें दे रहे हैं, वो बाहर दिख रहा है, मतलब लीकेज होने लग गया चार्ज का, और ज़्यादा चार्ज नहीं भरता। तो क्या वाकई में हम और ज़्यादा चार्ज नहीं स्टोर कर सकते? आंसर है कर सकते हैं। कैसे? ये बाहर में जो इंसुलेटर दिख रहा है, ये कितने पे ब्रेक डाउन हो गया? मैं एक दूसरा इंसुलेटर ला देता हूँ जो 3 × 10⁻⁶ पे नहीं आयोनाइज होता, 6 × 10⁻⁶ में आयोनाइज होता है। तो अभी 3 तक हमने इतना 1000 चार्ज भरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया है, 3 × 10⁻⁶, इसलिए एयर आयोनाइज हो रहा है। अगर मैं यहाँ माइका रख दूँ चारों तरफ, माइका समझ रहे हैं, माइका समझे ना, कोई भी दूसरा हम लोग इंसुलेटर यहाँ पे रख दें जो कि 6 × 10⁻⁶ पे जाके ब्रेक डाउन होगा, तो फिर हम और ज़्यादा चार्ज भर सकते हैं कि नहीं? और ज़्यादा चार्ज भरेंगे, ई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि उस इंसुलेटर का ब्रेक डाउन कर दे, उसको आयोनाइज कर दे। तो और चार्ज भरिए, और ज़्यादा वी बढ़ता जाएगा, और वी बढ़ता जाएगा, और ई बढ़ता जाएगा। तो आप चार्ज भरते जाइए, ई बढ़ता जाएगा। अभी 3 × 10⁻⁶ है, फिर 4 × 10⁻⁶ होगा ई के बढ़ने से। और चार्ज भरो, 5 × 10⁻⁶ होगा, और चार्ज भरो 6 × 10⁻⁶ होगा, तब जाके वो वाला इंसुलेटर क्या होगा, ब्रेक डाउन, आयोनाइज होगा। समझ आया? तो इस तरह से हम और चार्ज भर सकते हैं कि नहीं? क्या चेंज करके? नहीं, क्या हम क्या चेंज कर रहे हैं? बाहर का इंसुलेटर, अभी एयर था ना, उसकी जगह कोई दूसरा इंसुलेटर रख दीजिए, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, आप इस कैपेसिटर का स्टोरेज बढ़ा दीजिए, इसका एरिया बड़ा कर दीजिए, साइज छोटा बड़ा कर दीजिए, ज्योमेट्री बोलेंगे, क्या छोटा बड़ा कर दीजिए, उसकी ज्योमेट्री, उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। साइज छोटा, कम चार्ज स्टोर, साइज बदल लीजिए या बाहर का इंसुलेटर चेंज कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ें होती हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। समझ आया? तो एवरी कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, और कैपेसिटी ऑफ एवरी कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। नंबर 1 इट्स ज्योमेट्री यानी साइज, और नंबर 2 इंसुलेटर अराउंड द कंडक्टर के बाहर का इंसुलेटर। समझ में आ गई बात? इसको भी नोट कर लीजिए अपने शब्दों में आप लोग। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग अपने मन मर्जी मुताबिक किसी में चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, सो हमारा क्वेश्चन था, कैन वी स्टोर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी इन ए कैपेसिटर और कंडक्टर? आंसर है नो। क्यों? बिकॉज एवरी कंडक्टर हैज़ इट्स लिमिटेशन, उसका लिमिट होता है। एक फिक्स क्वांटिटी से ज़्यादा उसमें हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्यों? हम करेंगे स्टोर तो क्या होगा, क्यू के बढ़ने की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गया तो फिर वो अपने अगल बगल के इंसुलेटर्स को, एयर को क्या करना शुरू कर देगा, हाँ, फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। और एक बार आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, इसकी क्वांटिटी फिर नहीं बढ़ती, फिक्स हो जाती उतनी ही। ठीक है ना? तो हम उसमें मन मर्जी मुताबिक कोई भी चार्ज नहीं भर सकते, लिमिटेशन होता है। लेकिन हाँ, ये है कि हम उसके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज बढ़ाने का तरीका क्या होता है? हम कंडक्टर के ज्योमेट्री को चेंज करके, उसके साइज को चेंज करके ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। बड़ा साइज कर दो, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, सीधी सी बात। और अगल बगल के इंसुलेटर को चेंज कर दीजिए, दूसरा इंसुलेटर बदलेंगे तो फिर उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा वोल्टेज पे आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तब तक आप और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है क्या? आंसर है यस।
क्या करके? हाँ, ये नोट कीजिए आप। हाँ, लिखिए, इस storage capacity of any conductor can be increased, is storage capacity of any conductor can be increased। क्या किसी भी कंडक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है? Is storage of any conductor or capacitor can be increased? आंसर है यस। लिखिए आंसर में, यस वी कैन, यस कॉमा वी कैन, हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय टू मेथड। नंबर 1 क्या? हाँ, बाय चेंजिंग इट्स ज्योमेट्री और इंक्रीजिंग इट्स साइज। ठीक है, बाय इंक्रीज और चेंज, जो भी लिखना है आपको, इंक्रीज और चेंज कंडक्टर ज्योमेट्री, कंडक्टर्स ज्योमेट्री का मतलब समझ रहे हो ना, साइज। और दूसरा क्या बताया मैंने? इंसुलेटर, चेंजिंग इंसुलेटर अराउंड इट। अगल बगल के इंसुलेटर को आप बदल दीजिए, ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेटर यूज़ कीजिए तो और ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सो दिस इज स्मॉल क्वेश्चंस रिलेटेड विथ कैपेसिटी और कैपेसिटर। ठीक है, कि कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, क्यों लीकेज हो जाता है, समझ में आया? ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर का बाल्टी, आप उसमें पानी भरिए 25 लीटर की, अगर उसकी कैपेसिटी है तो 25 ही आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसमें 1000 डाल सकते हैं, डालिए ना, 1000 चार्ज आएगा उसमें, लेकिन वो उसमें भरेगा नहीं, वो सब कहाँ दिखेंगे? बाहर लीक हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, यही हाल आपकी मोबाइल की बैटरी का होता है, उसको जितना चार्ज चाहिए स्टोर होने के लिए होता रहता है, भले आप उसको रात भर चार्जर में लगे रहने दीजिए, बैटरी नहीं फूटती ना, याद रखिएगा। क्या होता है? चार्ज तो तार से कंटिन्यूसली आता रहता है। अब बैटरी जब फुल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं आता, आता रहता है, लीकेज होने लगता है। वो हमको दिखता नहीं लीक होते, लेकिन लीकेज होता रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी को, क्योंकि उसका जितना कैपेसिटी था वो भर गया, स्टोर हो गया, वो चार्ज हो गया। आप उसको चाहे 24 घंटे लगाए रहिए। मेरा ये जो फ़ोन है, मेरा फ़ोन, वो फ़ोन ऐसे ही ऑलमोस्ट 24 घंटे ही लगे रहता है, पूरी रात लगा रहता है, पूरा दिन लगा रहता है चार्जर में, और ये पिछले 3 साल से चल भी रहा है, जिंदा है अभी तक। ये जीता जागता सबूत है इस चीज़ का। लोग कहते हैं बैटरी फुल घंटे, कुछ नहीं होता, रात भर चार्ज होता है। ठीक है, 24 में ये 18 घंटा 20 घंटा तो चार्जे में लगा रहता है, कुछ नहीं होता। 3 साल से चल रहा है, इतने सारे वीडियोस इसने रिकॉर्ड करवा दिए। समझ आ गई बात? तो ये होता है। तो ये समझ में आ गया ये टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने अभी चार्ज स्टोर करने का तरीका सीखा ना, कि चार्ज स्टोर किया हमने। अब हम चार्ज को ज़्यादा कैसे स्टोर करते हैं, उसकी डिज़ाइन चेंज करके हम लोग ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। दैट विल बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक।